नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, रीट, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीडीपी के 100 एमसीक्यूज कितने होंगे, 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। और उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं। 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में सर्वाधिक पूछे गए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो 8 से 10 नंबर, इन 100 क्वेश्चन में 8 से 10 नंबर आपके कवर हो सकते हैं, ठीक है। 8 से 10 नंबर आपके कवर हो सकते हैं अगर आप इन पूरे 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा रीट एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीट एग्जाम के लिए भी, ठीक है। अगर रीट एग्जाम आपका लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। और सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, इन सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके 8 से 10 नंबर कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीडीपी का ये प्रैक्टिस सेट, जो कि 100 बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें 100 हैं, पूरे 100, ठीक है। पूरी वीडियो से 8 से 10 नंबर आपके कवर होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी है तरुणावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है किशोरावस्था। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शैशवावस्था। याद रखिएगा, वृद्धि शैशवावस्था में सबसे अधिक होती है। किस काल में? शैशवावस्था में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। याद रखिएगा, वृद्धि शैशवावस्था में सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है 6 पाउंड, बी है 7 पाउंड, सी है 8 पाउंड और डी है 10 पाउंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 7 पाउंड। याद रखिएगा, जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, नवजात बच्चे होते हैं, उनका वजन कितना होता है, भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है। कितना होता है? 7 पाउंड, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, पाउंड में याद रखिएगा 7 पाउंड। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड है, कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? ठीक है, कौन सी अवस्था, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास की दर सबसे अधिक होती है? अभी देखिए, पिछले हमने क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया कि किस काल में सबसे अधिक जो है वृद्धि होती है, ठीक है। यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है भ्रूणावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की दर जो होगी वो काफी ज्यादा धीमी होती है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ ही साथ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 एमसीक्यूज हैं, पूरे वीडियो में 100 एमसीक्यूज हैं। इस पूरे वीडियो को आप लोग सॉल्व कीजिए और जितना भी आपका स्कोर होता है, जितना भी आपका स्कोर है, ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चंस में जितने भी आपके सही होते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक। तो देखिएगा, अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो नहीं वर्ड है, ठीक है, नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। गलती से उस ऑप्शन को मत लगाइएगा जो संवेग का तत्व है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है संवेदी, बी है दैहिक, सी है संज्ञानात्मक और डी है व्यवहारात्मक। तो देखिए, यहां पर संवेग का तत्व कौन सा नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन संवेदी। याद रखिएगा, संवेदी जो है ये संवेग का तत्व नहीं है, ठीक। दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक ये होगा, लेकिन संवेदी ये संवेग का तत्व नहीं है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है फिफ्थ नंबर, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? बताना है आपको कि संवेग निम्न में से, ये जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में संवेग कौन सा है, ठीक है। यानी कि 3 इनमें से संवेग नहीं है। ध्यान से समझिएगा, 3 इनमें से संवेग नहीं है, एक इनमें से संवेग है। कौन सा है आपको बताना। ऑप्शन ए है ध्यान, बी है उत्तेजना, सी है स्मृति और डी है डर। तो राइट आंसर नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का होगा डी ऑप्शन डर। तो याद रखिएगा, ये जो डर होता है ना, डर, ठीक है, डर होता है, ये संवेग होता है। क्या होता है? संवेग होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा,
संवेग इनमें से कौन सा है? डर। ध्यान, उत्तेजना, स्मृति, ये संवेग नहीं है, याद रखिएगा, ये संवेग नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 6 नंबर। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रवाहिता, बी है अभिप्रेरणा, सी है उद्दीपन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, अभिप्रेरणा। ठीक, बात की जा रही अधिगम, क्या कह रहे हैं? अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक, सभी टॉपिक से प्रश्न है, याद रखिएगा, सभी टॉपिक से प्रश्न है। जो भी आपका सिलेबस है, सीडीपी के पूरे सिलेबस से हर एक टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। सीडीपी के सिलेबस से हर एक टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। पूरे 100 एमसीक्यूज हैं। अगर आप ये 100 एमसीक्यूज की वीडियो देखते हैं तो दूसरी वीडियो आपको सीडीपी के लिए नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, नोट कीजिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। अब देखिए एनसीएफ से प्रश्न है यहाँ पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए है सुविधादाता, बी है अधिनायकीय, सी है अनुमति परक और डी है सत्तावादी। तो बताइएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है, क्या होगी शिक्षक की भूमिका? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, सुविधादाता। क्या होता है? शिक्षक एक सुविधादाता। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक सुविधादाता है। ठीक है, सत्तावादी, अनुमति परक और अधिनायकीय ये सब गलत है। सुविधादाता राइट आंसर होगा 7th का ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7th नंबर हो गया। 8th नंबर, एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप है, बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एनसीएफ 2005 का यहाँ पर विस्तार रूप यानी कि फुल फॉर्म ही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, बी है नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, सी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, करिकुलम। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, सी ऑप्शन 8th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा एनसीएफ का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, एनसीएफ का फुल फॉर्म भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, ये सी टेट में भी पूछा गया है और साथ ही साथ यूपी टेट पे भी पूछा गया, तो आप इसको तैयार रखिएगा, एनसीएफ का फुल फॉर्म भी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है अधिगम का पठार। अब देखिए यहाँ पर पठार से प्रश्न है, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या है? अधिगम में दोष, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, सी है अधिगम की समाप्ति और डी है अधिगम में अवरोध। तो बताइएगा अधिगम का पठार क्या है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अधिगम में अवरोध वर्धन। ठीक है, अधिगम में अवरोध वर्धन ये क्या होता है? अधिगम में पठार होता है, अधिगम का पठार होता है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक, ये अधिगम का पठार होता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 9th नंबर है पियाजे के अनुसार संवेगात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो देखिएगा पियाजे साहब के अनुसार संवेगात्मक विकास की आपसे तृतीय अवस्था पूछ रहे हैं, कौन सी? थर्ड स्टेज आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, थर्ड स्टेज आपको बतानी है। ऑप्शन ए है, देखिएगा ए ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक और डी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? आपसे थर्ड स्टेज पूछी जा रही है, थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज यहाँ पर सी ऑप्शन ही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन रखे हैं ये एकदम सीरियल से ही मैंने रख दिए, एकदम सीरियल से रख दिए हैं, ताकि आपको जो चारों अवस्थाएं हैं सीरियल से याद करने में आसानी हो। ध्यान दीजिएगा, सीरियल से आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए इन चारों ऑप्शंस को मैंने सीरियल से रख दिए हैं। तो थर्ड स्टेज पूछ रहे हैं तो भैया यहाँ पर थर्ड स्टेज जो है सी ऑप्शन होगा, तीसरा ही। ठीक है, ठीक, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं कि इसी तरीके से रखा मिले, एग्जाम में ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको नाम अच्छे से याद रख लेना है। थर्ड स्टेज का क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिएगा जो यहाँ पर संवेदी पेशीय अवस्था है, संवेदी पेशीय अवस्था है, ये क्या है? आपकी 0 से 2 वर्ष होती है। क्या होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। कितनी? 2 to 7, 2 से 7 वर्ष तक होती है। अगर थर्ड स्टेज की बात करें तो जो थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक, ये होता है 7 से 11, 7 to 11 भी मिलेगा ऑप्शन में, ध्यान से सुनिएगा, और 7 to 12 भी मिलेगा, 7 से 11 भी मिलेगा और 7 से 12 भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको जैसा ऑप्शन में मिलेगा, याद रखिए दोनों नहीं मिलेगा। ठीक, दोनों नहीं मिलेगा तो 7 से 11 जो है आप टिक करिएगा, या अगर 7 से 12 है तो 7 से 12 टिक करिएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। ठीक, तो कहीं पर 7 to 11, कहीं पर 7 to 12। तो याद रखिएगा थर्ड स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है,
इसको 7 से 11 याद रखिए, ठीक। अगला है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपका जो होता है ये 11 वर्ष से ऊपर मानिए, या फिर ऑप्शन में अगर 12 वर्ष से ऊपर है तो ये भी सही है, ठीक है। जैसा ऑप्शन हो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी सेलेक्ट करना, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थे पियाजे साहब के संवेगात्मक विकास के कुछ 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने? 4 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस? कितनी? 4 जो हैं ये इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। इन चारों अवस्थाओं को आप लोग याद रखिएगा, यहां से प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, 11 नंबर है, सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है, ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, बी है प्राकार्यवाद, सी है व्यवहारवाद संप्रदाय और डी है संज्ञानात्मक विचारधारा संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिएगा 11 नंबर का ए ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, ठीक है। सूझ अंतर्दृष्टि, सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की देन है, ठीक है। गेस्टाल्टवाद, सूझ या अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्टवाद, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। कोहलबर्ग ने क्या प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है, देखिएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यहां पर ता लगा लीजिएगा, सिद्धांत। बी है नैतिक विकास का सिद्धांत, सी है अधिगम का सिद्धांत, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कोहलबर्ग, ये नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। 12 का नंबर है, 12 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 12 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कोहलबर्ग। याद रखिएगा जब भी कोहलबर्ग का पूछा जाए प्रतिपादन तो नैतिक विकास, और याद रखिएगा सूझ या अंतर्दृष्टि तो गेस्टाल्टवाद, सूझ या अंतर्दृष्टि तो गेस्टाल्टवाद, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है, यह आपको बताना है किस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए है शैक्षिक, बी है व्यावसायिक, सी है व्यक्तिगत और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13 का सभी में होती है, उपरोक्त सभी राइट आंसर लगाइएगा, क्योंकि जो किशोरावस्था है इसमें निर्देशन की आवश्यकता शैक्षिक में भी होती है। किस क्षेत्र में? शैक्षिक क्षेत्र में भी होती है, व्यावसायिक क्षेत्र में भी होती है और व्यक्तिगत क्षेत्र में भी होती है। तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी जाएगा राइट आंसर, सभी क्षेत्रों में, यानी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर देखिएगा, रॉस ने मानव विकास को बांटा है, रॉस। तो देखिएगा रॉस ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है 2 भागों में, बी है 6 भागों में, सी है 4 भागों में और डी है 10 भागों में। तो राइट आंसर होगा रॉस ने मानव विकास को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, ठीक। रॉस ने मानव विकास को 4 भागों में बांटा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, 14 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं, वंश परंपरा, ठीक है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं? ऑप्शन ए है पितृक, बी है निषेचन, सी है भ्रूण और डी है गुण। तो देखिएगा निषेचन, भ्रूण और गुण ये राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो? ये तीनों ही गलत है। राइट आंसर होगा पितृक। पितृक जो होता है, पितृक ये वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। पितृक वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। इस क्वेश्चन का 15 नंबर का 15वें नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर देखिएगा, किस अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था कहते हैं? किस अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। तो देखिए चुस्ती की अवस्था या समूह अवस्था ये होती है, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन किशोरावस्था। किशोरावस्था को समूह अवस्था गैंग एज बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, ठीक है, या साथ ही साथ चुस्ती की अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर 16वें नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर 17वें, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, किंडरगार्टन ये कई बार प्रश्न आया है। किंडरगार्टन पद्धति से प्रश्न कई बार आया है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए है स्पेंसर, बी है मॉन्टेसरी, सी है स्किनर और डी है फ्रोबेल। तो जब भी किंडरगार्टन आए तो राइट आंसर फ्रोबेल टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? फ्रोबेल। किंडरगार्टन पद्धति जो है ये फ्रोबेल की है, ठीक है। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रोबेल ने किया है। किसने किया है? फ्रोबेल ने किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर 18वां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र। देखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो क्षेत्र है ऑप्शन ए है
शारीरिक रचना, बी है लिंग भेद, सी है मानसिक योग्यता और डी है उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा क्योंकि शारीरिक रचना, लिंग भेद और मानसिक योग्यता ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में। तो राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, उपरोक्त सभी शारीरिक रचना, लिंग भेद और मानसिक योग्यताएं ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र। तो उपरोक्त सभी जाएगा, 18वें का डी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर, फ्रॉबेल ने, अभी देखिए किंडरगार्टन पद्धति की हम लोगों ने बात की है, किंडरगार्टन पद्धति की बात की है 17 नंबर क्वेश्चन में। अगर यहां पर प्रश्न आ जाए तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है फ्रॉबेल ने। अगर प्रश्न आता है कि फ्रॉबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया, किस खेल पर प्रमुख बल दिया, फ्रॉबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? ऑप्शन ए है आकृतियों का खेल, बी है ब्लॉक का खेल, सी है गेंद का खेल। तो राइट आंसर होगा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रॉबेल ने ये गेंद के खेल पर इन्होंने बल दिया था, किस पर? गेंद के खेल पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, गेंद के खेल पर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फ्रॉबेल गेंद के खेल पर, ठीक है, कि गेंद के खेल पर ज्यादा बल दिया था। और किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी फ्रॉबेल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर है, नोट कीजिए, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान, सीखने के प्रक्रिया का प्रथम सोपान बताइएगा क्या है? ऑप्शन ए है अनुभव, बी है जिज्ञासा, सी है रुचि और डी है पाठ्य पुस्तक पठन। तो बताइएगा सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? और 20 नंबर का राइट आंसर होगा सबसे पहले अनुभव। पहले क्या होना चाहिए? अनुभव होगा, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान अनुभव होता है, जब तक अनुभव नहीं तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रथम सोपान, पहला सोपान होगा अनुभव, अनुभव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर, जीवन का लक्ष्य किस प्रकार का प्रेरक है? जीवन का लक्ष्य किस प्रकार का प्रेरक है? देखिए जीवन में हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य होगा, तो इसको किस प्रकार का प्रेरक माना जाता है, ठीक है, किस प्रकार का प्रेरक माना जाता है। जैसे किसी के जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना, तो ये किस प्रकार का प्रेरक है, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है प्राथमिक प्रेरक, बी है अर्जित प्रेरक, सी है जन्मजात प्रेरक और डी है उपरोक्त प्रेरक। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर जन्मजात तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो जीवन का लक्ष्य है जन्मजात नहीं हो सकता है, ठीक है, प्राथमिक भी नहीं हो सकता है, ठीक, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकते। तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? अर्जित प्रेरक, क्या जाएगा? अर्जित, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो जीवन का लक्ष्य किस प्रकार का प्रेरक है? अर्जित प्रेरक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अर्जित प्रेरक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर देखिएगा, 22 नंबर जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स के प्रश्न है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स के खाली स्थान वाले जो फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं, ये भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, ये भी प्रश्न आते हैं सी टेट में। तो काफी ज्यादा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा प्रश्न क्या है, सृजनात्मकता को, फिर इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है कि अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? यहां पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अभिसृत सोच, बी है विविध सोच, सी है द्रव बौद्धिकता और डी है रवादार बौद्धिकता। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो सृजनात्मकता होती है, सृजनात्मकता, ये विविध सोच की अवधारणा से संबंधित होती है। किस सोच की? विविध सोच की अवधारणा से संबंधित होती है। सृजनात्मकता विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या होगा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। अभी देखिए विविध सोच, ठीक है, विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अब आपको बताना है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, ठीक है। सभी टॉपिक से प्रश्न है, 100 एमसीक्यूज हैं, पूरे 100 है, सभी टॉपिक से प्रश्न है, ठीक है। तो देखिएगा सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है किससे? ऑप्शन है मॉडलिंग, बी है अनुकरण, सी है अभिसारी चिंतन और डी है अपसारी चिंतन। तो बताइएगा सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। अपसारी चिंतन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23 नंबर का कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित किससे होती है? तो अपसारी चिंतन से। राइट आंसर डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर देखिएगा, 24 नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से फिलिंग द ब्लैंक्स से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है? जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 है, एनसीएफ 2005 है, इसी को एनसीएफ इंग्लिश में बोलते हैं 2005, शॉर्ट में एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये
अब इसने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? ऑप्शन ए है रचनावाद, बी है व्यवहारवाद, सी है संज्ञानात्मक सिद्धांत और डी है मानवतावाद। तो बताइए कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? राइट आंसर होगा रचनावाद। ठीक है, रचनावाद से एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा फिलिंग द ब्लैंक्स के। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, इस तरह के भी प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, 25 नंबर 25 नंबर है अभिप्रेरणा देने की प्रमुख विधि है। कौन सी विधि अभिप्रेरणा देने की प्रमुख विधि है? ऑप्शन ए है प्रतियोगिता कराना, बी है पुरस्कार देना, सी है प्रशंसा करना और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए अभिप्रेरणा देना है, अभिप्रेरणा देने की जो प्रमुख विधि है वो प्रतियोगिता कराना भी है, प्रतियोगिता कराना भी है, पुरस्कार देना भी अभिप्रेरणा है और प्रशंसा करी जाए बच्चे की तो भी वो अभिप्रेरणा ही होती है। अगर आप प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं तो भी अभिप्रेरणा देने की विधि है, पुरस्कार देते हैं तो भी अभिप्रेरणा देने की विधि है, प्रशंसा कर रहे हैं किसी बच्चे की, ठीक है, उसने अच्छा कार्य किया है, उसका लेख अच्छा है, ठीक है, उसने अच्छे तरीके से तैयार किया है, कोई प्रश्न आपने पूछा है और उसका सही जवाब उसने दिया तो आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। तो ये सभी अभिप्रेरणा देने की विधियां हैं। तो जो आंसर जाएगा वह राइट आंसर डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो होगा अभिप्रेरणा देने की प्रमुख विधि है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर देखिएगा, 26 नंबर है प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू होती है, कितनी होती है? जैसा कि मैंने कहा सभी टॉपिक से प्रश्न है, सभी टॉपिक से प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू कितनी होती है? ऑप्शन ए है 140 से ऊपर, बी है 100 से नीचे और डी है 100 से ऊपर और सॉरी सी है 100 से ऊपर और डी है 90 से ऊपर। तो प्रतिभावान की बात कर रहे हैं, प्रतिभावान की, ठीक है, जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू जो होता है वो 140 से ऊपर होता है। कितना होता है? 140 से ऊपर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि, प्रतिभावान बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से ऊपर होती है। तो 26 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर सृजनशील बालकों का लक्षण है। जो सृजनशील बालक होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं उनका लक्षण आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्सुकता, बी है स्वतंत्र निर्णय क्षमता और सी है मौलिक चिंतन और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा सृजनशील बालकों का लक्षण, सृजनशील बालकों के लक्षण ये सभी हैं, यानी उपरोक्त सभी जाएगा। जो सृजनशील बालक होते हैं उनके लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा वो उत्सुकता भी होती है उनके अंदर, स्वतंत्र निर्णय क्षमता भी होती है और मौलिक चिंतन भी होता है। तो राइट आंसर तो उपरोक्त सभी जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में कब स्थापित किया? कब स्थापित किया? तो देखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया। ऑप्शन ए है 1988, बी है 1984, सी है 1990, सी है डी है 1996। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 1984। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया 1984 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1984। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्रोनबैक, बी है स्पेंसर, सी है वुडवर्थ और डी है क्रो एंड क्रो। तो देखिएगा सीखना विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है और ये कथन है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का। तो राइट आंसर जाएगा 29 का सी ऑप्शन। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये आंसर, ये कथन वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। मूल्यांकन की प्रकृति, मूल्यांकन की प्रकृति है कैसी है? ऑप्शन ए है निदानात्मक, बी है उपचारात्मक, सी है बोथ ए एंड बी और डी है विश्लेषणात्मक। ठीक है, तो जो मूल्यांकन की प्रकृति है वो निदानात्मक भी होती है और उपचारात्मक भी होती है, दोनों होगा, निदानात्मक और उपचारात्मक। यानी ऑप्शन ना तो ए अकेला सही होगा ना ही बी अकेला सही होगा। तो राइट आंसर तो सी जाएगा ना, बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा जो मूल्यांकन की प्रकृति है वो निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों होती है, दोनों की प्रकृति है। ठीक है, तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, निदानात्मक उपचारात्मक दोनों। तो दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं सी ऑप्शन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 3, सी है 6 और डी है 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम हैं कितने? बताइएगा। 3 है। कितने हैं? 3 है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम पूछे जा रहे हैं तो इसका राइट आंसर होगा 3। 31 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। जैविक प्रेरक है, जैविक प्रेरक।
तो ऑप्शन ए है मद्यपान, बी है अर्जनात्मकता, सी है आत्म प्रशंसा और डी है नींद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन नींद। जो जैविक प्रेरक है, ध्यान दीजिएगा, जैविक प्रेरक है ये नींद होती है। नींद जो है ये जैविक प्रेरक है। इन सभी में राइट आंसर आपको जो चूज करना है वो डी को चूज करना है। क्यों? क्योंकि नींद जो है ये एक जैविक प्रेरक है। मद्यपान भैया जैविक प्रेरक में नहीं आता है, अर्जनात्मकता जैविक प्रेरक में नहीं, आत्म प्रशंसा जैविक प्रेरक में नहीं है। नींद किस में आएगा? जैविक प्रेरक में। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, सभी टॉपिक से प्रश्न है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है सकारात्मक, बी है नकारात्मक, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया ऑप्शन ए सकारात्मक, बी है नकारात्मक, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है सकारात्मक। क्या होती है? सकारात्मक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मूल्यांकन प्रक्रिया सकारात्मक। राइट आंसर टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, पावलोव ने संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया? ठीक है, सर्वप्रथम किस पर किया? पावलोव ने संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया? ऑप्शन है ए है बिल्ली पर, बी है चूहे पर, सी है कुत्ते पर और डी है चिंपैंजी पर। तो देखिएगा पावलोव ने संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किया है किस पर? कुत्ते पर। किस पर? कुत्ते पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा 34 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा पावलोव। पावलोव ने किस पर किया था प्रयोग? कुत्ते पर किया था। सर्वप्रथम किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, याद रखिएगा। साथ ही साथ पावलोव के लिए, पावलोव जब भी पूछा जाए पावलोव ने किस पर प्रयोग किया तो कुत्ते पर। ठीक है, कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने किस पर किया? इसको भी मैं बता दे रहा हूं, थॉर्नडाइक ने किया है, सबको पता होगा, बिल्ली पर। किस पर? बिल्ली पर। ठीक है, स्किनर ने चूहे पर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कोहलर ने किस पर किया? कोहलर ने किया है चिंपैंजी पर। किस पर? चिंपैंजी या वनमानुस। चिंपैंजी या वनमानुस अगर नाम पूछते हैं, ठीक है, चिंपैंजी का, तो आप लोग सुल्तान बताएंगे। क्या बताएंगे? सुल्तान। राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर होगा कुत्ते पर। ठीक, तो याद रखिएगा बिल्ली थॉर्नडाइक चूहे पर स्किनर ने किया था और चिंपैंजी पर कोहलर ने किया था। तो सभी हो गए ना। यहाँ पर देखिए किस किस पर प्रयोग किया गया, सभी के मैंने बता दिए कि थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर, स्किनर ने किया था चूहे पर और कोहलर ने किया था चिंपैंजी पर, और पावलोव जी ने किस पर किया था? कुत्ते पर। पावलोव जी ने कुत्ते पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। तो देखिएगा आरटीई के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होने चाहिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, जल्दी कवर करने हैं। ठीक है, तो जल्दी देखते हैं। आरटीई के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात कितने होने चाहिए? ऑप्शन ए है 30:1, बी है 35:1, सी है 40:1 और डी है 50:1। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, बात कर रहे हैं 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 35:1। यानी 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं इस क्लास में, जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की जो क्लास होगी, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की जो क्लास होगी, ठीक है, इसमें कितने? 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, ये एक अनुपात रखा है आरटीई ने। ठीक है, आरटीई के अनुसार इतना होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो यहां पर बात कर रहे हैं मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण ऑप्शन ए है स्प्रेंगर, बी है मरे, सी है मॉर्गन, डी है थॉर्नडाइक। ठीक है, तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है स्प्रेंगर ने। किसने? स्प्रेंगर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, स्प्रेंगर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। आरटीई के अनुसार या आरटीई के तहत किस कक्षा तक बालकों को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता है? किस कक्षा तक आरटीई के अनुसार बच्चों को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता है? अर्थात उन्हें फेल नहीं किया जा सकता, एक ही कक्षा में उन्हें 2 बार नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, उन्हें रोका नहीं जा सकता एक भी बार, मतलब बच्चों को आपको पास करना है। ठीक, तो देखिएगा आरटीई के अनुसार किस कक्षा तक बालकों को रोका नहीं जा सकता या निष्कासित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है 5वीं, बी है 8वीं, सी है 4थी और डी है 7वीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8वीं। यानी 8वीं कक्षा तक आपको ना बच्चे को रोकना है ना ही निष्कासित करना है। ठीक है,
समझ रहे हैं ना, निष्कासित भी नहीं करना है, ना ही रोकना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार, देखिए कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। बात कर रहे हैं राज्य सरकार की। ठीक है, तो देखिएगा, फिर से प्रश्न पढ़ लीजिएगा। प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। प्रश्न आप एग्जाम हॉल में कम से कम 1 से 2 बार पढ़ें। ठीक है, 2 बार पढ़ें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, और देखिए फिर से प्रश्न देखते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। ऑप्शन ए है धारा 37, बी है धारा 35, सी है धारा 38 और डी है धारा 39। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धारा 38। ये जो धारा 38 है, धारा 38 है, ये राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2। ठीक, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के तहत, धारा 38 के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। तो याद रखिएगा कौन सी धारा, 38 धारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 38 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा 38 धारा। ठीक है, धारा 38। अगला प्रश्न है, निगमन विधि के जन्मदाता कौन है। निगमन विधि, निगमन विधि के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन ए है फ्रोबेल, बी है वर्ड, सी है ब्रेकन और डी है अरस्तु। तो देखिए निगमन विधि के जन्मदाता है अरस्तु। कौन है, अरस्तु है। निगमन विधि के जन्मदाता अरस्तु हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 39 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3। शिक्षण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। 40 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर, शिक्षण के स्तर हैं, कितने स्तर हैं शिक्षण के। स्मृति, बी है बोध, सी है चिंतन और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शिक्षण के जो स्तर हैं ये सभी हैं, यानी उपरोक्त सभी जाएगा। स्मृति भी है, बोध भी है और चिंतन भी है। स्मृति भी है, बोध भी है और चिंतन भी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, शिक्षण के स्तर हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 41 का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 42, एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं। बात कर रहे हैं एक शैक्षणिक वर्ष में, एक शैक्षणिक वर्ष में यानी जब से विद्यालय खुलता है और जब तक 1 साल चलता रहता है, मतलब कि छुट्टियां नहीं होती हैं। ठीक है, पूरा वर्ष जब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक, तो देखिए पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस, जैसे कि यूपी में जो शैक्षणिक वर्ष है, यूपी में जो शैक्षणिक वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। कितना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं कि एक शैक्षणिक वर्ष, यही है कि एक स्टार्टिंग और लास्ट। तो देखिएगा एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए। तो ऑप्शन ए है 180, बी है 250, सी है 300 और डी है 200। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 200। ठीक, तो याद रखिएगा पहली से 5वीं कक्षा के लिए, पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए। न्यूनतम कार्य दिवस की संख्या 200 होनी चाहिए, कम से कम 200 दिन, कम से कम 200 दिन कार्य दिवस होना चाहिए पहली से 5वीं कक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है। आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है। ऑप्शन ए है 0 से 5 वर्ष, बी है 6 से 12 वर्ष, सी है 0 से 12 वर्ष और डी है 6 से 14 वर्ष। तो आरटीई का जो संबंध होता है, आरटीई ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, मूल्यांकन में बल दिया जाता है। मूल्यांकन में किस पर बल दिया जाता है। ऑप्शन है मात्रा, बी है गुण, सी है मूल्य और डी है उपरोक्त सभी। तो जो मूल्यांकन होता है इसमें मात्रा पर भी बल दिया जाता है, गुण पर भी और मूल्य पर भी, यानी उपरोक्त सभी जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, मात्रा गुण मूल्य सभी होंगे, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर है, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम क्या होता है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है दुख, सी है कुंठा, डी है प्रत्याहार। तो राइट आंसर होगा द्वंद्व। क्या होगा, द्वंद्व। जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तब क्या होता है, द्वंद्व होता है, तब उसका परिणाम होता है द्वंद्व। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए है युंग, बी है फ्राइड, सी है मैक्लीलैंड, डी है वॉटसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा मैक्लीलैंड। मैक्लीलैंड ने
उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मैस्लो के लिए राइट आंसर लगाइएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी 5। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? 5 हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? 5 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर देखिएगा। बुद्धि लब्धि सूत्र के जन्मदाता, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि सूत्र के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए है देखिएगा, ऑप्शन ए है टर्मन, बी है बिनेश, सी है स्टर्न, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन होगा? टर्मन। बुद्धि लब्धि सूत्र के जन्मदाता, बुद्धि लब्धि की बात कर रहे हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि की बात कर रहे हैं तो टर्मन, बुद्धि लब्धि के सूत्र के जन्मदाता टर्मन होंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने कितने हैं? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने कितने हैं? ठीक है, कुल कोष्ठ या खाने कितने हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 80, सी है 60 और डी है 100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 80। ठीक है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खानों की संख्या 80 होगी। 49 का राइट नंबर बी, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है 1905, बी है 1909, सी है 1910, डी है 1916। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? 1916 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1916, 1916 में। अगला प्रश्न देखते हैं 51। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? ठीक है, तो देखिएगा, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है अनुपात मापनी, बी है क्रम सूचक मापनी, सी है अंतराल मापनी और डी है नामित मापनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, अनुपात मापनी क्या कहलाएगी? अनुपात मापनी किस ऑप्शन में है? देखिए ए ऑप्शन है अनुपात मापनी। ठीक है, वह मापनी यानी अनुपात मापनी है जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुपात मापनी होगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 52। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? और इसमें देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण होता है डॉट 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 किसमें होता है? ऑप्शन है इदम, बी है पराहम, सी है अहम और डी है परिस्थितियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पराहम। ठीक, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण होता है वो पराहम में होता है। किसमें होता है? पराहम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, पराहम में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 53। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? तो देखिएगा, अभी मैंने पीछे बताया आपको, एक साथ चारों के बता दिए थे। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर? वनमानुष पर। किस पर किया था? वनमानुष पर। ऑप्शन में बिल्ली है, कुत्ते पर है, सी है वनमानुषों पर और डी है चूहों पर। तो राइट आंसर होगा वनमानुष। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन 53 का सी ऑप्शन होगा। देखिएगा, अभी मैंने बताया थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था। ठीक है, स्किनर का कबूतर भी याद रखिएगा। और जो कोहलर हैं इन्होंने वनमानुष पर किया था। अगर इसका नाम पूछे वनमानुष या चिंपैंजी का नाम पूछे तो सुल्तान बताइएगा। क्या बताइएगा? सुल्तान, 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 याद कर लीजिए सुल्तान। ठीक है, इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, अलग से ट्रिक भी बताऊंगा। देखिएगा, अगला है 54 नंबर। देखिए, अधिगम में फिलिंग द ब्लैंक्स प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में डॉट 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 प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है स्किनर, सी है पावलोव और डी है वॉटसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अधिगम में जो प्रभाव का नियम था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। 54 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है समन्वय का सिद्धांत, सी है वैयक्तिकता का सिद्धांत और डी है वर्गीकरण का सिद्धांत। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा
वर्गीकरण का सिद्धांत, ये वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। वर्गीकरण का जो सिद्धांत है ये वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है वृद्धि और विकास से, समन्वय का संबंधित है, वैयक्तिकता का संबंधित है, लेकिन वर्गीकरण का संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर होता है? ऑप्शन ए है वास्तविकता पर, बी है ध्यान, सी है नैतिकता पर और डी है मूल प्रवृत्ति पर। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? मूल प्रवृत्ति पर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न देखते हैं 57। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? जो बच्चे हैं इनमें सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, बी है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, सी है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना और डी है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 57 का बी ऑप्शन, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वे सफल नहीं हो सकते हैं, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिएगा, सी टेट में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वो प्रश्न भी लिए गए हैं जो सी टेट में पूछे जाते हैं। सी टेट में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फैक्चुअल वहाँ पर बहुत कम आता है, आपको वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल तैयार रखना है। ठीक है, तो जो निस्सहायता के कारण है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना, बी ऑप्शन होगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? बताइए कि कोई बच्चा है, कोई शिशु है कि वह जब आंख से, कान से व हाथों से, आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो ऑप्शन ए है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी सी है अमूर्त संक्रियात्मक और डी है मूर्त संक्रियात्मक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो देखिएगा, जब बच्चा हाथ से, कान से, आंख से सोचता है तो ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। इंद्रिय जनित, वो इंद्रियों से सोच रहा है, इंद्रियों से अपने, ठीक है, आंख, कान, नाक, ठीक है, तो इनसे अगर वो सोचता है तो ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाएगी। ठीक है, और ये अवस्थाएं किसने दी थी? अभी मैंने पीछे बात की थी पियाजे ने। किसने? पियाजे ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चारों अवस्थाएं मैंने पीछे डिस्कस की हैं। अगर आपने को फिर से ध्यान नहीं आ रहा है तो आप पीछे वीडियो करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 58 का तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? बात कर रहे हैं ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, बी है सही सही व धारा प्रवाह बोलना, सी है जानना, समझना व लिखना और डी है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 59 नंबर है ध्वनि संरचना पर चिंतन। ठीक है, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, ये ध्वनि संबंधी जागरूकता की क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 59 का, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, बी है बर्ड, सी है गिलफोर्ड, डी है थर्स्टन। तो बात कर रहे हैं 60 नंबर की बुद्धि के समूह कारक की जब भी बात करें तो याद रखिएगा थर्स्टन। कौन? थर्स्टन। बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किया थर्स्टन ने। किसने किया? थर्स्टन ने। अगला प्रश्न देखते हैं तो 60 का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 61। मानव विकास है डॉट डॉट डॉट, मानव विकास डॉट 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 है गुणात्मक, बी है मात्रात्मक, सी है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों और डी है कुछ सीमा तक अमापनीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया, जो मानव विकास है ये गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, तो कोई एक तो हम लगा नहीं सकते आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। मानव विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। तो देखिएगा, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ऑप्शन ए है बर्ड व बर्नर ने, बी है कोलर, सी है फ्राइड, डी है स्किनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जब भी पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो राइट आंसर होगा बर्ड व बर्नन ने
बुद्ध का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है? अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है। ऐसा कौन सा अधिगम है, ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है सहपाठियों से प्रतियोगिता, बी है माता पिता की ओर दबाव, सी है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, या डी है अर्थपूर्ण संबंध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अर्थपूर्ण संबंध। ये जो अर्थपूर्ण संबंध है ये ऐसा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अर्थपूर्ण संबंध अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। यानी 63 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर देखिएगा, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक योग्यता, बी है अमूर्त बुद्धि, सी है मूर्त बुद्धि और डी है सामाजिक बुद्धि। तो बात कर रहे हैं किसकी? व्यवहारिक बुद्धि की। किसकी कर रहे हैं? व्यवहारिक बुद्धि की। इसके राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 64 का सी ऑप्शन होगा मूर्त बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि। क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है व्यवहारिक बुद्धि को। 64 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 65, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ठीक है, ये सी टेट में इस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिएगा, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है मुक्त अंत, बी है समस्या समाधान, सी है विश्लेषणात्मक और डी है अपसारी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 65 का सी ऑप्शन विश्लेषणात्मक। क्या होगा? विश्लेषणात्मक। तो याद रखिएगा कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखते हैं? ये विश्लेषणात्मक होते हैं। किस प्रकार यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो याद रखिएगा विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। सी ऑप्शन इसका 65 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर, विकास खालिस्तान की ओर बढ़ता है। यानी विकास फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी विकास फिर उसके बाद डॉट 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 फिर से डॉट 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 बढ़ता है। यानी किससे किसकी ओर बढ़ता है? ऑप्शन ए है जटिल से कठिन, बी है सामान्य से विशिष्ट, सी है साधारण से आसान और डी है विशिष्ट से सामान्य। तो बताइएगा 66 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा सामान्य से विशिष्ट। याद रखिएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए है बच्चों का एक कोने में बैठना, बी है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, सी है सी है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां और डी है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। ठीक, तो बात कर रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में कौन कौन शामिल है? ये बच्चों का एक कोने में बैठना ये तो कभी हो ही नहीं सकता। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, गलत है। वे विधियां जिनमें खेल शामिल हो, अरे खेल नहीं शामिल होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ठीक, उनका मन भी नहीं लगेगा। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खेल भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सी आंसर ही जाएगा क्योंकि बाकी तो गलत ही हो गए। ठीक है, एलिमिनेट हो गए। तो एलिमिनेशन मेथड भी एक यहाँ पर आंसर टिक करने का तरीका है। आप लोग अगर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं कि देखिए कौन सा गलत है इनमें से, पहले उनको कट कर दीजिए, फिर जो सही है वो तो अपने आप निकल ही आएगा। ठीक है, तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में कौन कौन शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बाकी तीन गलत हैं। ठीक है, कोने में बैठा रहना नहीं होगा। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम ऐसे कैसे हो सकता है? वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं, खेल तो शामिल करना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चे हैं, खेलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, तो देखिए अगला देखेंगे, सर्वप्रथम बुद्धिमापन का मानदंड बनाया। सर्वप्रथम बुद्धिमापन का मानदंड बनाया, किसने बनाया सर्वप्रथम? ऑप्शन ए है बिने ने, बी है टर्मन ने, सी है गाल्टन ने और डी है हर्बर्ट ने। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा बिने ने। याद रखिएगा सर्वप्रथम बुद्धिमापन का मानदंड बनाया है बिने ने। सर्वप्रथम बुद्धिमापन का मानदंड किसने बनाया है? बिने ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 69 नंबर, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट 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 के बजाय डॉट 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 अधिक है। ठीक, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट 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 के बजाय डॉट 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 अधिक है। ऑप्शन ए है अहम केंद्रित,
और यहाँ पर देखिए ये जो दो ऑप्शन दिए हैं ना, दो दो, इसका मतलब ये पहले वाले में भरा जाएगा और ये दूसरे वाले में। तो देखिए क्या फिट बैठ रहा है, तो जो फिट बैठेगा, जो सही होगा वही टिक करेंगे ना। ठीक, तो देखिए अहम केंद्रित पहले में भरा जाएगा और दूसरे में सामाजिकृत, बिल्कुल नहीं। ठीक, बी देखेंगे समाजीकृत, बी है समाजीकृत। और जीववादी, ये भी नहीं देखेंगे, ये अगला देखेंगे, ये भी नहीं सही होगा, ये भी गलत है। ठीक, सी है समाजीकृत अहम केंद्रित, समाजीकृत अहम केंद्रित। और एक बार डी भी देख लेते हैं, परिपक्व अपरिपक्व। तो मध्य बाल्यावस्था में अहम केंद्रित, मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय समाजीकृत अधिक है, ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा। अगर बी ऑप्शन लेते हैं तो बी ऑप्शन होगा कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय जीववादी अधिक है, ये भी गलत जाएगा। और डी तो बिल्कुल गलत होगा कि परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है, ये भी गलत होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, समाजीकृत अहम केंद्रित, यानी कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो होती है ये समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित ज्यादा होती है। बात तो मध्य बाल्यावस्था की हो रही है, बात मध्य बाल्यावस्था की हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, समाजीकृत के बजाय यहाँ पर क्या भरा जाएगा, समाजीकृत, यहाँ पर समाजीकृत भरा जाएगा और यहाँ पर अहम केंद्रित भरा जाएगा। ठीक, तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर है, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा नहीं वर्ड पर। ठीक, तो देखिएगा कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से प्रतिभाशाली बच्चों की। ऑप्शन ए है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, बी है उच्च आत्म क्षमता, सी है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 70 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है भैया। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है, तो यही आंसर सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, तो यही एक ऐसी विशेषता है जो प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तो देखिएगा जरा, ये जो बी ऑप्शन है ना, उच्च आत्म क्षमता, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये इनकी विशेषता है। आपसे पूछी गई कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो नहीं होगी वही बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर देखिएगा, राहुल सामान्य से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। ठीक है, अगला फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, पूरा प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िएगा कि राहुल सामान्य रूप से एक शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, जबकि रचित एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ठीक है, ये जो रचित है ये ग्रुप में पढ़ना चाहता है, ये अकेले नहीं बैठना चाहता, ये ग्रुप में पढ़ेगा। और ये जो राहुल है ये अकेले कमरे में पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो दोनों में किस प्रकार की विभिन्नता है आपको बताना है। ठीक है, यह उनके किसमें विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन है अभिक्षमता, बी है अधिगम शैली, सी है मूल्यों और डी है परावर्तकता स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिगम शैली। ठीक है, क्या होगा, अधिगम शैली होगा। ठीक, यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। ठीक है, अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है कि राहुल शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, जबकि रचित जो है वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में पढ़ना चाहता है, वो ग्रुप में पढ़ना चाहता है। ठीक है, घूम घूम अपने कई लोगों के साथ बैठ करके पढ़ना चाहता है। ठीक, तो ये उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। ठीक, याद रखिएगा सी टेट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सी टेट में इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, आपको ऐसे ही प्रश्न तैयार रखने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं, अधिगम शैली, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण ऐसा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 72 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व निम्न कारण से है। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व निम्न कारण से। ऑप्शन ए है बालक प्रधान शिक्षा, बी है सरल व रुचिपूर्ण, सी है आत्म अभिव्यक्ति के अवसर और डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व निम्न कारण से है, उपरोक्त सभी जाएगा। ठीक है, यानी बालक प्रधान शिक्षा भी, सरल व रुचिपूर्ण, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर भी, यानी बालक प्रधान शिक्षा, सरल व रुचिपूर्ण, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, ये सभी होंगे, ये सभी कारण महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व उपरोक्त सभी राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर, खिलौनों की आयु, काफी पूछा जाता है ये प्रश्न, कई बार आ चुका है, यूपी टेट में कई बार इस तरह का प्रश्न आ चुका है। ठीक है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है पूर्व बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। याद रखिएगा खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 74 नंबर, विकास का अर्थ है। क्या है विकास का अर्थ, तो ऑप्शन ए है विकास के अर्थ में परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला,
परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला, सी है अभिप्रेरण एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, और डी है अभिप्रेरण एवं अनुभव के फलस्वरूप अभिप्रेरण एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो देखिएगा 74 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ये विकास का अर्थ होता है, विकास का अर्थ है। ठीक है, तो 74 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। सी टेट में मैं फिर से बोल रहा हूँ इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, वहां पर आपको इसी तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन, बी है अहमवादी चिंतन, सी है अभिसारी चिंतन, और डी है सांवेगिक चिंतन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सृजनात्मकता से कौन संबंधित है, ए ऑप्शन होगा अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख समाजीकरण का होगा। ठीक है, समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। यहाँ पर ये जो गलत लिखा है, ठीक है, इसको काट दीजिए। ठीक, इसको काट दीजिए। निम्न में से कौन सा एक समाजीकरण का प्रमुख कारक है, प्रमुख कारक है। ठीक है, वो कॉपी पेस्ट गलत हो गया, गलत यहाँ पर टाइप हो गया। तो निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक दल, बी है आनुवांशिकता, सी है परिवार, और डी है पड़ोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए 76 का सी ऑप्शन होगा परिवार। क्या होगा, परिवार। ठीक, तो याद रखिएगा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक कौन है, परिवार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यदि शिक्षार्थियों की संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, ठीक है, यदि शिक्षार्थियों की संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, यदि शिक्षार्थियों की संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया, बी है लेखन अक्षमता डिसग्राफिया, सी है पठन अक्षमता डिसलैक्सिया, और डी है ऑप्शन दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं संख्याओं और परिकलन की, किसकी कर रहे हैं? संख्याओं और परिकलन की। तो इसमें अगर असमर्थता हो रही है तो बात कर रहे हैं मैथ की। ठीक है, तो जब भी मैथ में इस तरह की समस्या होती है, गणित में इस तरह की समस्या है, तो यानी वहां पर कैलकुलेट करने में उसे दिक्कत हो रही है। तो इसको इस तरह से समझिए, कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो ये गणितीय अक्षमता कहलाएगी, क्योंकि नंबर यानी संख्याओं से संबंधित है, परिकलन से संबंधित है, गणितीय अक्षमता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई शिक्षार्थी है वो संख्याओं और परिकलन में उसे समस्या हो रही है, असमर्थता हो रही है, तो उसके अंदर कौन सी कमी है? डिसकैलकुलिया। क्या किस प्रकार का है विकार? डिसकैलकुलिया है, गणितीय अक्षमता। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर उसे कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही तो डिसकैलकुलिया। अगर लेखन अक्षमता है तो वो डिसग्राफिया है, लेखन अक्षमता है तो डिसग्राफिया है, पठन अक्षमता है तो डिसलैक्सिया है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो डिसलैक्सिया है, लिखने में दिक्कत हो रही है तो डिसग्राफिया है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डॉट 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 की समझ को प्रदर्शित करती है। एक बच्ची है जो ये कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए है अहम केंद्रित विचार, बी है विपर्य चिंतन, सी है प्रतीकात्मक विचार, और डी है कार्यकरण। तो देखिएगा 78 नंबर का राइट आंसर होगा कार्यकरण। कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित करती है, कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 78 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 79 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए है परिपक्व होने पर, बी है अनुकरण से, सी है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, और डी है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो 79 का राइट आंसर होगा, 79 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न देखते हैं 79 हो गया। 80 नंबर, बुद्धि है क्या है? ऑप्शन ए है
एक अकेला और जातीय विचार, बी है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, और सी है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, और डी है एक विशिष्ट योग्यता। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बुद्धि क्या है। ठीक है, बुद्धि क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। अकेला और जातीय विचार गलत ऑप्शन है। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता ये बिल्कुल गलत है। एक विशिष्ट योग्यता ये भी गलत है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय ये है बुद्धि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट भी लिखा है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता है। क्या है, मानसिक क्षमता, जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजता पूर्वक किया जा सकता है। अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। निम्न में से किसका मिलान उचित है, निम्न में से किसका मिलान उचित है। ऑप्शन ए है, देखिएगा, सामाजिक विकास और वातावरण। सामाजिक विकास और वातावरण, ठीक है, देखिएगा, सामाजिक विकास वातावरण ये अलग है। शारीरिक विकास वातावरण, शारीरिक विकास वातावरण। सी है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, और डी है संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो कौन सा इसमें मिलान उचित है, तो देखिएगा 81 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, सामाजिक विकास वातावरण। सामाजिक विकास वातावरण यही यहाँ पर मिलान जो है उचित है, बाकी गलत है। ठीक है, तो 81 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, सामाजिक विकास वातावरण ये मिलान उचित है। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। सीखना, ऑप्शन ए है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। बी ऑप्शन है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सी है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, और डी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। 82 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। ये जो सीखना है ये सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर, देखिएगा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डॉट 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 कौन सा काल है। ऑप्शन ए है अति संवेदनशील, बी है अमहत्वपूर्ण, सी है निरपेक्ष, और डी है कम महत्वपूर्ण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 83 का होगा ए ऑप्शन, अति संवेदनशील। ठीक है, तो याद रखिएगा भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है, अति संवेदनशील काल। 83 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 84। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, ठीक, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का चक्र क्या होता है, उनके सीखने का चक्र क्या होता है। ऑप्शन ए है स्थिर रहता है, बी है बेहतर रहता है, सी है अवनत रहता है, और डी है समान रहता है। तो कैसा रहता है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेहतर रहता है। ठीक है, जब कोई शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन जिसे बोलते हैं, तब उनके सीखने का जो चक्र होता है वो बेहतर रहता है। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती हैं। कैसी होती हैं, बहुभाषा होती हैं, बहुभाषी होती हैं, और इसे शिक्षक द्वारा डॉट 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डॉट 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है संसाधन, बी है परेशानी, सी है समस्या, और डी है बाधा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संसाधन। ठीक है, याद रखिएगा भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 86। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है, मानव विकास का सही क्रम है। ठीक है, आपको मानव विकास का सही क्रम बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बिल्कुल गलत। बाल्यावस्था से शुरुआत नहीं होती, शुरुआत किससे होगी, शैशवावस्था से। किससे होगी, शैशवावस्था। फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर क्या आएगा, किशोरावस्था, और फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो ये तो लास्ट में आएगा ना, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, शैशवावस्था। तो देखिए शैशवावस्था किस किस में मिल रहा है, बी और सी दोनों में मिल रहा है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और सी दे रहा है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था आ ही नहीं सकती, ये तो गलत हो गया सी ऑप्शन। बी, ए ऑप्शन भी गलत है क्योंकि बाल्यावस्था से शुरुआत नहीं होगी। तो राइट आंसर कौन होगा, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा ना, शैशवावस्था फिर बाल्यावस्था, शैशवावस्था फिर बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपको स्टार्टिंग शैशवावस्था से करनी है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये इस मानव विकास का सही क्रम है, मानव विकास का सही क्रम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या टिक करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न है 87 नंबर। रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग है, आपको यहां पर ध्यान देना है, विभिन्न रंग। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 4, और डी है 7। आपको बताना है कि रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में
कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं, कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं। तो देखिए कुल कितने कार्ड होते हैं, 10 होते हैं, समझ लीजिए 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं, काले होते हैं, 2 काले व लाल होते हैं। कितने हो गए, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। और बचे कितने, 3। 3 ये जो होते हैं ना, 3 ये भैया विभिन्न रंग के होते हैं, ठीक है, ये विभिन्न रंग के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, 3 जाएगा, यानी ए ऑप्शन। तो रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग होते हैं, 3 पर होते हैं। राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 88 नंबर, समाज मिति से सामान्यतः जिन तथ्यों का पता चलता है वह है, ऑप्शन ए है तटस्थता, बी है नायक गुण, सी है तिरस्कृत और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 88 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी होगा, डी होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। याद रखिएगा समाज मिति से सामान्यतः जिन तथ्यों का पता चलता है, जिन तथ्यों का पता चलता है वो है तटस्थता, नायक गुण और तिरस्कृत, ये सभी होंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 88 का डी ऑप्शन, तटस्थता, नायक गुण, तिरस्कृत ये सभी हैं, ये सभी हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 89 नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 89 नंबर। तो देखिएगा, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए, ठीक है। तो बताइएगा कितने परसेंट बच्चे निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए, कितने परसेंट बच्चे। तो ऑप्शन ए है 20%, बी है 25%, सी है 30% और डी है 35%। देखिएगा, जो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी की शालाओं में कितने प्रतिशत पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। तो राइट आंसर है 25%, 25% होना चाहिए, 25%, ठीक, 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर, देखिए 90 नंबर अगला है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार ... भूमिका निभाता है, कैसी भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है मुख्य, बी है कम महत्वपूर्ण, सी है रोमांचकारी और डी है गौड़। क्या होगा इसका राइट आंसर, 90 का होगा ए, मुख्य, ठीक है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है, मुख्य भूमिका, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 91, देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ठीक है। दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए है 3 से 18, बी है 6 से 18, सी है 6 से 22 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का 91 का राइट आंसर नोट कीजिए, 6 से 18, ठीक है। याद रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कितने से कितने वर्ष, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 18, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 92, निम्न में से कौन सा समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन ए है परिवार और पास पड़ोस, बी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, सी है परिवार और रिश्तेदार और डी है विद्यालय और पास पड़ोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय और डी ऑप्शन होगा विद्यालय और पास पड़ोस, ठीक है, विद्यालय और पास पड़ोस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, 92 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं कौन, समाजीकरण के गौड़ वाहक पूछ रहे हैं, तो विद्यालय और पास पड़ोस हो सकते हैं, ठीक है। मुख्य की बात करें तो परिवार, ठीक, मुख्य की बात करें परिवार। अगला देखते हैं 93 नंबर, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक बचपन का समय, बी है मध्य बचपन का समय, सी है जन्म पूर्व का समय और डी है वयस्कावस्था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा होगा। राइट आंसर है 93 का ए ऑप्शन, प्रारंभिक बचपन का समय ये सबसे संवेदनशील समय होता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 10, बी है 20, सी है 25 और डी है 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 25%। कितने परसेंट आरक्षण का प्रावधान है, 25%, ठीक है। अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं
तो 25% आरक्षण है निजी स्कूलों में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल, ठीक है, देखिए लेखक से भी प्रश्न आ जाता है, लेखक से भी प्रश्न आ जाता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपको लेखक से भी प्रश्न तैयार रखने, लेखक से भी प्रश्न तैयार रखने, ठीक है। तो इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रूसो, बी है टॉलमैन, सी है कोफका और डी है कोहलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इमाइल पुस्तक के लेखक हैं रूसो। कौन है? रूसो। इमाइल के लेखक रूसो हैं। कौन है? रूसो। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 96, बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा ऑप्शन ए है बच्चे समस्या समाधान करता है, बी है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, सी है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी के सभी हैं, ठीक है। बच्चे जो होते हैं ये समस्या समाधान करता भी हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी हैं, तो सभी कुछ तो है, ठीक है। तो राइट आंसर डी जाएगा, ठीक, 96 का डी। अगला प्रश्न देखते हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए है संतुलन, बी है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी है मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमाज का समायोजन और डी है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ठीक है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, अगला प्रश्न है 98 नंबर। ह्यूमन लर्निंग पुस्तक के लेखक, ह्यूमन लर्निंग पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए है ई.एल. थॉर्नडाइक, बी है मोस्लो, सी है पियाजे और डी है स्किनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ई.एल. थॉर्नडाइक। याद रखिएगा ह्यूमन लर्निंग, ह्यूमन लर्निंग, ह्यूमन लर्निंग, HUMANLERNING, ह्यूमन लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? ई.एल. थॉर्नडाइक। ई.एल. थॉर्नडाइक ह्यूमन लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। लिंग यानी जेंडर है क्या है? लिंग यानी जेंडर है क्या है? सहज गुण, बी है शारीरिक संरचना, बी सी है सामाजिक संरचना, डी है जैविक सत्ता। तो 99 नंबर का देखेंगे राइट आंसर क्या होगा। लिंग जो है ये सामाजिक संरचना है। क्या है? सामाजिक संरचना है। 99 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना है लिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। बाल विकास का अर्थ है क्या है? बालक की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई में विकास, ठीक, बी है बालक का सर्वांगीण विकास, सी है बालक का विकास होना और डी है बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास। तो देखिए बालक का विकास का अर्थ है बाल विकास की बात करें, बाल विकास का अर्थ है तो देखिएगा बालक की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई में विकास ये नहीं होता है, ठीक है भैया। बाल विकास का कोई मतलब नहीं कि बालक लंबा हो रहा है, मोटा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये बाल विकास का अर्थ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बालक का विकास होना, बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास होना। देखिए ये जो सर्वांगीण विकास है ना, ये सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अगर बाल विकास का अर्थ पूछ रहे हैं, बाल विकास का अर्थ पूछ रहे हैं तो सबसे बेस्ट आंसर होगा, सबसे बेस्ट आंसर, सबसे बढ़िया आंसर जो होगा वो सर्वांगीण विकास होगा। बालक का सर्वांगीण विकास, इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, ये बाल विकास का अर्थ हुआ। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, सुनिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आए आपको सर्वांगीण पर टिक करना है, सर्वांगीण पर, बाकी सभी ऑप्शन इसके आगे आपको कट कर देने हैं, ठीक। आपको सर्वांगीण विकास वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा बाल विकास का अर्थ क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास, यानी 100 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 100 नंबर का बाल विकास का अर्थ राइट आंसर होगा बालक का सर्वांगीण विकास, बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक। तो ये थे आज के सीडीपी, ध्यान दीजिएगा, ये थे आज के सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज, ठीक है। तो आपके 100 में कितने सही हुए, आपके 100 में कितने सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके 100 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है, कितने प्रश्न सही हुए हैं। और इन सभी 100 प्रश्नों की आप लोग नोट्स बना लीजिए, ठीक। बाकी भी प्रैक्टिस सेट जो अपलोड किए गए हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, ठीक, प्रैक्टिस सेट 3, ये जितने भी अपलोड किए गए हैं इनके आप इनको सॉल्व कीजिए, इन सभी को सॉल्व कीजिए और जो भी कमेंट बॉक्स में आपका आंसर, जो भी स्कोर होता है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज, इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज।
अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, तो यहाँ से आपको निश्चित तौर पर आपको 8 से 10 नंबर कवर हो सकते हैं, क्योंकि हर प्रश्न में जरूरी नहीं कि सिर्फ एक एमसीक्यू हो, उस एमसीक्यू के माध्यम से 1 से 2 प्रश्न और भी बन जाते हैं। जैसे पियाजे जी का था, ठीक है, वहाँ से 4 अवस्थाएं थी, ठीक है, और उन चारों अवस्थाओं के जो टाइम पीरियड है वो भी, तो 4 अवस्था तो ऐसे ही हो गई, ठीक। उसके अलावा उनके जो टाइम पीरियड है कब से कब तक है, ठीक। तो इस तरीके से 2-2, 4-4 प्रश्न और बनते जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रश्न हैं, कई आपके 100 के अलावा ऊपर भी आपके मान के चलिए 120, 125 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं, ठीक है। और इन 120, 125 प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो लगभग 8 से 10 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी टेट में जो कॉन्सेप्चुअल हैं इसी तरह से प्रश्न आते हैं जो मैंने कराए हैं, आपको इसी तरीके से प्रश्न तैयार रखने, ठीक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 100 MCQ CDP के। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।